गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज अपन मनोविज्ञान की इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही बड़े उपयोगी रहने वाले हैं। ठीक है, तो परीक्षा में भी इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका कारण है? ऑप्शन ए संतोष का अभाव, ऑप्शन बी प्रभाव का अभाव, ऑप्शन सी बहु प्रतिक्रिया का प्रभाव, ऑप्शन डी तत्परता का अभाव और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, थार्नडाइक ने जो अधिगम के जो सिद्धांत दिए थे, 8 अधिगम के सिद्धांत दिए थे, उनमें से 3 थे मुख्य और 5 थे वो गौण अधिगम के नियम थे। तो उन्हीं नियमों पर आधारित है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया तो जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आगे बात समझ में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस घोड़े में तत्परता का अभाव है। मतलब ये तत्परता के नियम पर आधारित है, मतलब उसमें तत्परता का अभाव होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो बालक होता है वो तब तक नहीं सीख पाता है जब तक उसमें खुद में तत्परता नहीं हो, है ना। खुद वो सीखने के लिए तत्पर नहीं हो। अर्थात जैसे मान लिया कि घोड़े को आप तालाब तक ले तो जा सकते हो, है ना, बच्चे को आप स्कूल डाल तो सकते हो, तो जिस प्रकार घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीने के लिए आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हो। ठीक ऐसे ही बालक को आप विद्यालय में तो डाल सकते हो लेकिन पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। वो पढ़ेगा तभी, सीखेगा तभी जब वो खुद तत्पर हो। तो इसका मतलब है कि उसमें तत्परता का क्या है? अभाव है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी छात्र को लगातार न्यूनतम कितने दिवस अनुपस्थित रहने पर नाम पृथक किया जा सकता है? मतलब है आरटीई एक्ट के अनुसार कोई छात्र कितने दिनों तक लगातार यदि एब्सेंट रहेगा, है ना, तो उसका नाम है वो पृथक कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 50 दिन और ऑप्शन डी में है 60 दिन और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 45 दिन। अगला प्रश्न है, बुद्धि अधिगम की योग्यता है परिभाषा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए रेक्स, ऑप्शन बी बकिंगम, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी वेस्लर और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये परिभाषा जो देने वाले थे वो थे आपके बकिंगम। कौन से? बकिंगम। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है? मतलब इस प्रश्न को सरल लैंग्वेज में समझो, और सरल लैंग्वेज ये है कि कौन सी अवस्था में बालक में सीखने की सीमा का मतलब तीव्रता, मतलब अधिकतम सीखता है और विकास की तीव्रता अधिकतम होती है। मतलब सीखने की और विकास की जो गति होती है वो किस अवस्था में अधिक होती है, इसको आप ऐसे समझो। तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शैशवावस्था में। आपको वैसे ही पता है ना, विकास की सर्वाधिक तीव्र अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था में फिर विकास धीमे पड़ जाता है और फिर किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है। पर किशोरावस्था की तुलना में भी शैशवावस्था में जो विकास की जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है, सीखने की जो सीमा होती है वो अधिकतम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का कारण है। मतलब मानसिक जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए इच्छाओं पर नियंत्रण न होना, ऑप्शन बी इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना, ऑप्शन सी शारीरिक अक्षमता के कारण उत्पन्न खिन्नता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना। मतलब है व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है उन इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो इच्छा के विरुद्ध जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उससे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति ऐसी कंडीशन में मानसिक द्वंद्व का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? मानसिक द्वंद्व या मानसिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। ऑप्शन बी, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन सी, समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न में कौन सा सही नहीं है उसकी अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, बिल्कुल सही है। इसमें जो उपभोक्ता होता है वही अनुसंधान करता होता है, सही है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि समस्याएं होती है वो स्थानीय होती है और स्थानीय समस्याएं होने के कारण उनका जो समाधान है वो भी शीघ्रता से हो जाता है। अगला देखो, वापस देखो, समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है, ठीक है, और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, नहीं ऐसा नहीं होता है, मूल्यांकन उसका किया जाता है। तो ये कथन है वो सही नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन डी में दे रखा इसमें अधिक समय नहीं लगता, बिल्कुल सही। क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है उसमें समय अधिक नहीं लगता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, भूख एवं प्यास प्रेरणा के संदर्भ में क्या है ना, अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या, सॉरी। तो अभिप्रेरणा के संबंध में भूख और प्यास क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए, आवश्यकता। ऑप्शन बी, चालक। ऑप्शन सी, उद्दीपक। ऑप्शन डी, प्रोत्साहन। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख और प्यास क्या होंगे? चालक होंगे। क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है, मतलब एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ना। एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बल देता है? ठीक है, ऑप्शन ए है समस्या हल करने पर। ऑप्शन बी, प्रयोग द्वारा सीखने पर। ऑप्शन सी, करके सीखने पर। ऑप्शन डी, रटने पर। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो एनसीएफ 2005 है वो करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। अगला प्रश्न है, नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी एक बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, गेम एज, ये तो बाल्य अवस्था की विशेषता होती है। ऑप्शन बी, गैंग एज, ये भी बाल्य अवस्था की विशेषता होती है। ऑप्शन सी, वैचारिक क्रिया अवस्था, बिल्कुल सही है, बाल्य अवस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं वो तो बाल्य अवस्था की होती है। अब प्रश्न में क्या, देखो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें पूछा जा रहा विशेषता नहीं है। तो ए, बी और सी में जो विशेषताएं दे रखी है वो तीनों विशेषताएं तो बाल्य अवस्था की है। अब ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो विशेषताएं हैं वो तो बाल्य अवस्था की है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बाल्य अवस्था की विशेषताएं कौन सी नहीं है, तो इनमें से तो ये तीनों तो है, इसलिए इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर है वो हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है तो इससे संबंधित संवेग होगा। यदि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है तो इससे संबंधित संवेग क्या होगा? देखो विलियम मैकडूगल ने कितने संवेग बताए थे? 14 संवेग बताए थे। कितने संवेग? 14 संवेग। और ये जो 14 संवेग है वो 14 मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। तो जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है, तो इससे संबंधित संवेग कौन सा होगा? ऑप्शन ए है वात्सल्य। ऑप्शन बी, आश्चर्य। ऑप्शन सी, विषाद। ऑप्शन डी, एकाकीपन। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो जिज्ञासा कब उत्पन्न होगी? जब कोई आश्चर्य उत्पन्न होगा, मतलब आश्चर्य संवेग होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आश्चर्य। आश्चर्य जब होगा तो अपन जानने की क्या होगी? इच्छा होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। और साइकोलॉजी की ऐसे प्रकार धुआंधार तैयारी करते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।